नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पंकज सिंह आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता से संबंधित करंट अफेयर का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी है, तो उसी को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। तो चलिए देखते हैं नोबेल प्राइज 2023। सबसे पहले चीज तो ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज कब से इसकी स्थापना हुई है, किसकी याद में दिया जाता है और कब से देने की इसकी शुरुआत हुई है, पहले भारतीय व्यक्ति कौन रहे हैं, पहले कौन से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट जानिए कि 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक रहे हैं, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में स्वीडिश अकादमी ने नोबेल प्राइज देने की ये परंपरा की शुरुआत की है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 1895 में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई स्वीडिश अकादमी के माध्यम से, और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई है। कब से? 1901 से। तो ध्यान दीजिएगा, स्थापना 1895 अल्फ्रेड नोबेल की याद में एक वैज्ञानिक रहे हैं, और ये कार्यक्रम किया है स्वीडिश अकादमी ने। लेकिन इस पुरस्कार को देने की जो परंपरा है ये 1901 से शुरू होती है। कब से शुरू हो रही है? 1901 से, लेकिन स्थापना 1895 में। लेकिन पहले व्यक्ति 1901 में ऐसे पहले व्यक्ति कौन रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है? तो उनका नाम है विल्हेम कॉनराड। क्या नाम है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, ये इनका पूरा नाम है। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 2-3 पॉइंट आप याद रखिए। नोबेल प्राइज की स्थापना 1895 में स्वीडिश अकादमी के माध्यम से, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत, पुरस्कार देने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो शुरू हुई 1901 में। स्थापना 1895 1895, लेकिन शुरुआत कब से प्रदान किया कब से गया? 1901 से। क्लियर? अब पहले वैज्ञानिक कौन रहे हैं पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है? तो पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें दिया गया था। इनकी पुस्तिका है गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये केवल भारतीय व्यक्ति नहीं है, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। पूरे एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनकी पुस्तक है गीतांजलि। बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, और इन्होंने कई प्रकाशकों से कहा था मेरी पुस्तक प्रकाशित करवा दीजिए, तो लोगों ने इनकी पुस्तक को ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक अंग्रेज व्यक्ति ने इनकी जितने भी रचनाएं थी उनको संकलित किया, और उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद जब लोगों ने उसको पढ़ा तो उस पुस्तक गीतांजलि को, तब इनको एक पुरस्कार दिया गया। तो जब इनको ये पुरस्कार मिला तो इनको जो कलकत्ता की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रही हैं उन्होंने इन्हें बुलाया कि हम आपको डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहते हैं, आप आइए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप मुझे सम्मान मत दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ। कल को जब मैं सभी से कह रहा था कि मेरी पुस्तक इसका विमोचन करा दीजिए, इसका प्रकाशन करा दीजिए, तो कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा था। आज वही पुस्तक एक अंग्रेज ने उसका संकलन किया है और उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, बांग्ला का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, तब लोगों ने पढ़ा।
अगर वो हूबहू उसी भाषा में होती तो उसके जज्बात कुछ और ही होते और लोग समझते तो उसकी बात कुछ और होती, लेकिन अंग्रेजी में छपी फिर भी लोग उस बात को समझे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उस व्यक्ति का। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस डिग्री को हासिल कर सकूं, मैं डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेइज्जती होगी, या इस डिग्री इस उपाधि की बेइज्जती होगी जो एक डॉक्टरेट की उपाधि है, एक हाई स्कूल फेल या एक हाई स्कूल पास व्यक्ति को दी जा रही है। ये इस उपाधि, इस डॉक्टरेट की उपाधि का अपमान मत कीजिए। इस प्रकार इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि लेने से रविन्द्रनाथ टैगोर ने मना कर दिया था। तो किस पुस्तक के लिए दिया गया था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि में दिया गया। पहले भारतीय तथा पहले एशियाई व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस बार 2023 में जिन जिन व्यक्तियों को साहित्य पुरस्कार दिया गया है उनको मैंने विधिवत नाम के साथ लिख दिया है, किस लिए दिया गया है ये सारी चीजें लिखती हैं। लेकिन 2-3 चीजें और जान लें। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी या देना शुरुआत हुई तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो आप याद रहे 5 क्षेत्रों में। कितने? 5 क्षेत्रों में। क्योंकि वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल साहब का कहना था कि मैं जब ना रहूं या मेरे मरने के उपरांत जो भी मेरी जायदाद है, मेरी संपत्ति है, इसका एक बड़ा हिस्सा लोगों को शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए स्वीडिश अकादमी के माध्यम से ये काम अनवरत किया जा रहा है और लगातार चलता आ रहा है। इसमें स्वीडिश मुद्रा क्रोना के हिसाब से लगभग 10 लाख रुपए स्वीडिश मुद्रा दी जाती है। कितनी? लगभग 10 लाख स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, स्वीडिश मुद्रा है, जिसका अगर भारतीय रुपया से इसका तुलना की जाए तो लगभग 7.3 करोड़ रुपए एक पुरस्कार एक क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब अगर भौतिकी के नोबेल में 3 लोग हैं तो ये नहीं कि 3 लोगों को 7.3 करोड़ 7.3 नहीं, 7.3 करोड़ भौतिक के क्षेत्र में दिया जाएगा और वो तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। ये सिस्टम होता है। अगर भौतिक के क्षेत्र में एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है तो 7.3 करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा, अर्थात 10 लाख स्वीडिश क्रोना उसको दिया जाएगा, स्वीडिश करेंसी उसको दे दी जाएगी। क्लियर? तो ये है। तो चलिए इस बार 2023 में जिन जिन क्षेत्रों में दिया गया है पहले हम देख लेते हैं। लेकिन भौतिक में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। 2023 में नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है। पहले पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंक क्रूज और तीसरे हैं एनिएल हुइलियर। किस लिए दिया गया है? महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, और ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक स्वीडन के ही हैं। ठीक है, एटो सेकेंड के कुछ लगभग 10वें हिस्से में होने वाली अत्यंत संक्षिप्त घटनाओं के अवलोकन पर इन्होंने शोध किया है, जिसके लिए इन तीनों महानुभावों को भौतिकी का नोबेल प्राइज अर्थात फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है इन 3 लोगों को। अगला साहित्य में नोबेल जो दिया गया, लिटरेचर में, साहित्य अर्थात लिटरेचर में, ये नॉर्वेजियन अर्थात नॉर्वे के व्यक्ति हैं। ये लेखक है जॉन फॉसे को अनकही को आवाज देने वाले उनके नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद आर्थिकी में नोबेल पुरस्कार डॉरेन एस्मोग्लू और इमैनुअल सैज तथा राजचेट्टी को दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया? तीनों लोगों को सामाजिक आर्थिक प्रणालियों की जटिल वास्तुकला को समझने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने 6 ले रखे हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर पागल हो गए क्या, या सिरफिरे हो गए क्या, क्योंकि बता तो रहे हैं 5 क्षेत्र में, दिला रहे हैं 6 क्षेत्रों में। हाँ, 1969 से एक वर्ष पहले 1968 में 1968 में आर्थिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। 1968 में 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा, और इसमें पहली बार 1969 में पुरस्कार देना शुरू किया गया। 1969 से
आर्थिक के क्षेत्र में पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है, लेकिन आर्थिक के क्षेत्र की स्थापना नोबेल प्राइज में 1968 में की गई थी। ठीक है, तो कोई बार क्वेश्चन बन चुका है कि वर्तमान में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। लेकिन शुरुआत में स्थापना के समय यह प्रदान किया जा रहा था, उस समय या 1969 के पहले तक कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा था, तो 5 क्षेत्रों में। इतनी बात क्लियर हुई। आगे शांति में नोबेल बहुत ही मतलब कर्मठ, जुझारू और लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए, मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही। वहां की महिलाओं को उनका बराबरी का हक दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी जीने के लिए हक दिलाने वाली महिला है नरगिस मोहम्मदी, एक पत्रकार हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, इसके क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में कौन है? नरगिस मोहम्मदी ईरान की महिला पत्रकार हैं और ईरान में महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही हैं। वहां पर मानवाधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए साहसी लड़ाई लड़ रही हैं, जिसके लिए 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। प्लस साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि नरगिस मोहम्मदी को 30 से 31 वर्ष की सजा सुना दी गई है और वो इस समय ईरान की जेल में कैद है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया जा चुका है नोबेल का 2023 में। क्लियर? आगे कहाँ से संबंध रखती है? ईरान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इन सभी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। रसायन अर्थात केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो मॉगी जिबाउडी, लुइस ए ब्रुश और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही फिजियोलॉजी या मेडिसिन या इसी को आप बोल सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है कैटलिन कारिको तथा दूसरे हैं ड्रू विशमैन। इन 2 व्यक्तियों को फिजियोलॉजी, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने काम क्या किया है? न्यूक्लियोसाइड बेस में संशोधनों पर उनके शोध के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ कोविड-19 के पहले इन्होंने अपनी खोज कर ली थी, लेकिन ये कहा गया जब जांच के लिए भेजा गया इनको, तो ये कहा गया कि नहीं भाई, आपने जो बात कही है अपनी, इसका कोई उपयोग समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही 2019 में दिसंबर के माह में ये पता चला कि चीन में एक वायरस की वजह से बीमारियां जबरदस्त फैल रही हैं, जिसका नाम रखा गया है कोरोना, और इसका कोरोना के दौरान इन्हीं के ये न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के माध्यम से कोविड का टीका तैयार किया गया। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया इन्होंने। mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, ठीक है। DNA RNA आपने पढ़ाई होगा, तो वही है। तो ये रहा नोबेल प्राइज 2023 के लिए, जो कि मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया गया है अलग अलग व्यक्तियों को, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर का, आप इसको अपने जहन में बसा के रखें। प्लस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। साथ ही एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ROARO रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2023 की बम्पर वैकेंसी लगभग 411 एक लंबे अरसे बाद आई है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने के पहले OTR करना कंपलसरी है। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा आप ROARO का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। PCS का कोई भी फॉर्म अगर अब आपको अप्लाई करना है तो OTR पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो ROARO की यदि आप चाहें तो मैं ROARO के कंप्लीट कोर्स आपके लिए चालू कर सकता हूं, लॉन्च कर सकता हूं। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो ROARO की तैयारी करना चाहते हैं। एक कंप्लीट पैकेज, एक
सॉलिड कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सारे लेक्चर। आपको कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जिस भी संस्थान, जिस भी यूट्यूबर्स के आप नोट्स लेंगे या पढ़ेंगे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखिए। और मैं पूरे विश्वास और पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आरो में एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग सहमत हैं तो मैं आरो का एक कंप्लीट बैच चलाने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आज सभी लोग अपनी राय, अपनी सलाह भेज सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।